जब मैं उस लड़की के थोड़ा पास गया तो मैंने देखा कि वो लड़की पेड़ पर फंदा बनाकर आत्महत्या कर रही थी। उस फ़ोन को बजता देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फ़ोन तो बंद पड़ा था। मेरा नाम रोहन है और मैं एक रेलवे कर्मचारी हूँ। मेरी पोस्टिंग आज ही आगरा शहर में हुई है और मुझे रहने के लिए एक रेलवे क्वार्टर मिला है। जो क्वार्टर मुझे रहने के लिए दिया गया है, ये क्वार्टर पिछले 35 सालों से बंद पड़ा था और आज पूरे 35 सालों के बाद मैं ही इसमें रहने आया हूँ। और यहाँ आते ही मुझे साफ़ सफाई करते समय एक ऐसी डायरी मिली है जिसे पढ़कर मेरा मन विचलित हो गया है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस डायरी में ऐसा क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं ये डायरी। मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज शायद मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं अब पूरी तरह से हार चुका हूँ। मैं इस रेलवे क्वार्टर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ना तो यहाँ आसपास कोई रहता है और ना ही मुझे कोई यहाँ जानता है। और मेरा परिवार तो दूर राजस्थान में रहता है, इसलिए मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये सब मेरे साथ आज से कोई 10 दिन पहले शुरू हुआ था, जब मैं नया नया इस क्वार्टर में रहने आया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था और मैं बहुत खुश था। मैं एक आम इंसान की तरह शांति से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। रोज़ सुबह ऑफिस जाता था और शाम को 7 बजे घर लौटता था। उसके बाद खाना बनाकर खाता था और फिर रेडियो पर गाने सुनते सुनते सो जाता था। लेकिन एक दिन मुझे ऑफिस के टूर से दूसरे शहर जाना पड़ा और जब मैं वापस लौट कर आया तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। मैं चुपचाप अपनी साइकिल पर अपने क्वार्टर की तरफ लौट रहा था। मेरा घर आने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैं जिस रोड से आ रहा था वो एक हाईवे था। उस हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ दुकानें बनी हुई थीं। रात का समय था, इसलिए हाईवे पर ट्रैफिक ना के बराबर था। मैं चुपचाप अपनी साइकिल चलाते चलाते आ रहा था। तभी मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जो हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। मैंने मन में सोचा कि इतनी रात को इस हाईवे पर ये बच्चा किसका है और ये मुझे रोक क्यों रहा है? कहीं ये किसी तकलीफ़ में तो नहीं है? ये सोचते हुए मैंने उसके पास जाकर अपनी साइकिल रोकी कि शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। जब मैंने उसे पास से देखा तो मुझे पता चला कि उसकी उम्र कोई 5 या 6 साल की होगी। उसने ऊपर के बदन पर आधे बाजू की शर्ट पहन रखी थी और नीचे एक खाकी कलर की निक्कर डाल रखी थी। जब मैंने उसके पास अपनी साइकिल रोकी तो वो बच्चा मुझसे कहने लगा, अंकल मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे क्या? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरी बात सुनकर उस बच्चे ने कहा, अंकल मैं यहाँ टॉफ़ी लेने आया था और यहीं रह गया।
मेरा घर थोड़ा ही आगे है, कृपा करके मुझे वहाँ छोड़ दो ना। मेरे माता पिता मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन आज के बाद अकेले घर से बाहर मत निकलना, और अगर निकलना हो तो अपने माता पिता के साथ ही निकलना। मेरी बात सुनकर उसने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर वो मेरी साइकिल के पीछे बैठ गया। उसके पीछे बैठते ही मैं फिर से साइकिल चलाने लगा। अभी मुझे चले हुए कोई 10 मिनट ही हुए होंगे, तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी साइकिल बहुत मुश्किल से चल रही है। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी साइकिल पर बहुत वज़न हो गया हो। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद सामने की हवा चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे में से मेरी साइकिल और भारी होती जा रही थी, और अब तो मुझसे साइकिल के पैडल भी नहीं लग रहे थे। आखिरकार जब मैं थक कर पसीना पसीना हो गया, तब मैंने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी साइकिल रोकी, और मैंने साइकिल से नीचे उतरकर जैसे ही पीछे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस बच्चे को अपनी साइकिल के पीछे बिठाया था, अब उसकी जगह मेरी साइकिल के पीछे एक बहुत भद्दी शक्ल वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, और वो अपने बड़े बड़े भयानक दांत निकालकर हंस रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैंने अपनी साइकिल वहीं पटकी और वहाँ से भागने लगा। लेकिन भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया था, और मेरी साइकिल वहीं रोड पर गिरी पड़ी थी। ये देखकर मैं एक बार के लिए रुक गया और फिर हिम्मत करके वापस अपनी साइकिल के पास आया। वापस आकर मैंने आसपास देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने डरते डरते अपनी साइकिल उठाई और भगवान का नाम लेकर फिर से साइकिल चलाने लगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था, तभी मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उस पेड़ पर कुछ टांग रही हो। जब मैं उस लड़की के थोड़ा पास गया तो मैंने देखा कि वो लड़की पेड़ पर फंदा बनाकर आत्महत्या कर रही थी। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी साइकिल साइड में खड़ी की और मैं उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागा कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचता, उससे पहले ही उसने फंदा अपने गले में डाल लिया और वो लटक गई। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ भागा, ये सोचकर कि मैं उसे उतार लूँगा और शायद उसे बचा लूँगा। लेकिन जब मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ना उस पेड़ के नीचे कोई लड़की थी और ना ही वहाँ पर कोई फांसी का फंदा था। मैं वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैंने दूर से देखा था तब वो लड़की मुझे बिल्कुल साफ दिखी थी, और जब उसने फंदा लगाया था तब भी मुझे उसके तड़पते हाथ पैर बिल्कुल साफ दिखे थे। पर अब ना तो वहाँ पर कोई लड़की थी और ना ही कोई फांसी का फंदा था। इसके बाद तो मैंने तुरंत भागकर अपनी साइकिल उठाई और सीधा अपने क्वार्टर पर आकर रुका। क्वार्टर पर आकर मैं हाथ मुंह धोकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन घर आने के बाद भी मेरे दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही थी। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो बच्चा कौन था और आखिर वो गायब कहाँ हो गया, और उसकी जगह वो बूढ़ा आदमी मेरी साइकिल के पीछे कैसे आ गया, और आखिर वो लड़की कौन थी जो आत्महत्या कर रही थी। मेरे दिमाग में एक साथ इतने सवाल चल रहे थे कि मेरा दिमाग अब चकराने लगा था। इसलिए मैंने एक लंबी सांस ली और भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था, तभी मेरे क्वार्टर पर जो लैंडलाइन फ़ोन लगा था
वो लैंडलाइन फ़ोन अचानक से बजने लगा। उस फ़ोन को बजता देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फ़ोन तो बंद पड़ा था। जब मुझे ये क्वार्टर दिया गया था तो मुझे बताया गया था कि ये फ़ोन पिछले 6 महीनों से बंद है। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली देते हुए सोचा कि शायद कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। ये सोचकर मैंने अपने बिस्तर से उठकर फ़ोन उठाया तो सामने से एक बच्चे की आवाज़ आई और उसने कहा, अंकल, आपने मुझे मेरे घर नहीं छोड़ा ना, अब आपको भी आत्महत्या करनी पड़ेगी जैसे मुझे करनी पड़ी थी। उस बच्चे के इतना बोलते ही फ़ोन कट हो गया, लेकिन अब मेरी घबराहट के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया। मैं भागकर अपने बिस्तर पर चढ़ गया और मैंने अपनी चादर अपने मुंह तक ओढ़ ली। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उससे मैं इतना डर गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया। फिर मैंने रात की बातों को बुलाकर फ़ोन का रिसीवर सही से रखा और फिर मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिछली रात को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, एक डरावना खेल। इसके बाद मैं नहा धोकर अपने ऑफिस चला गया और अपने कामों में व्यस्त हो गया। पूरा दिन सब कुछ नॉर्मल रहा और रात होते होते मैं पिछली रात की बातों को भूल भी गया था। शाम को 8 बजे तक मैं वापस घर आया और मुंह हाथ धोकर खाना खाकर सीधा सोने के लिए चला गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी फिर से मेरे लैंडलाइन की घंटी बजी। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ पैर फिर से कांपने लगे और जिन बातों को मैं भूल चुका था वो बातें एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने आ गईं। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं। मैं अपने बिस्तर पर डर कर एक कोने में बैठा था और फ़ोन को लगातार देखे जा रहा था, लेकिन वो फ़ोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस बजे जा रहा था। एक रिंग, 2 रिंग करते करते कोई 10 या 12 रिंग बज चुकी थी उस फ़ोन में, लेकिन वो फ़ोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो उस फ़ोन की रिंग से मेरे कानों में दर्द होने लगा था। ये देखकर मैं गुस्से में उठा और मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही सामने से फिर से वही आवाज़ आई, अंकल, आपने मुझे घर नहीं छोड़ा ना, अब आपको भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता फ़ोन फिर से कट हो गया। लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि जिस फ़ोन में वायर ही नहीं थी और जो फ़ोन पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा था, उस फ़ोन में लगातार 2 दिनों से घंटी बज रही थी। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैंने फ़ोन को उठाया और सीधा अलमारी में डालकर अलमारी को लॉक कर दिया। इसके बाद मैं जाकर सो गया और मेरा अगला दिन भी ऑफिस में बीत गया। अगली शाम मैं फिर से अपने क्वार्टर पर आया और खाना खाकर सोने लगा। लेकिन ये क्या, मेरे सोने के आधे घंटे बाद ही मुझे अलमारी से उस फ़ोन की आवाज़ आने लगी।
मतलब अलमारी में भी वो फ़ोन बिना किसी कनेक्शन के बज रहा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि सारे फसाद की जड़ ये फ़ोन ही है। इसलिए मैंने उठकर अलमारी से उस फ़ोन को निकाला और बाहर ले जाकर सड़क पर तोड़कर फेंक दिया। मैंने सोचा था कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर मैं वापस आकर अपने बिस्तर में सो गया। लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद ही मेरी आँख खुली तो मैंने सुना कि मेरे क्वार्टर के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को क्वार्टर के बाहर से किसी की रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल डर के मारे ज़ोरों से धड़कने लगा। पहले तो मैंने अंदर खिड़की से ही देखने की कोशिश की कि बाहर कौन है, लेकिन जब अंदर से मुझे कुछ नज़र नहीं आया तो मैं हिम्मत करके बाहर गया। मैंने भगवान का नाम लेते लेते कांपते हाथों से गेट खोलकर देखा तो क्वार्टर के बाहर बनी चौकी पर एक औरत पीठ करके बैठी थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो औरत अभी भी रो रही थी। मैंने डरते डरते हिम्मत करके उससे पूछा, बहन जी कौन है आप और रो क्यों रही हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो रोते रोते बोली, तुमको भी सुसाइड करना पड़ेगा जैसे मुझे करना पड़ा था। ये सुनकर तो मैं गिरते पड़ते गेट बंद करके वापस अंदर भागा। अंदर आकर मैंने अपना गेट बंद कर लिया और साथ ही खिड़कियां भी बंद कर ली। डरते डरते मैंने अपनी चादर अपने सर तक ओढ़ ली और अपने कान बंद करके सो गया। अब तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं लगातार हनुमान चालीसा बोले जा रहा था और ऐसे ही बोलते बोलते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। आज मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि आज छुट्टी ही ले लेता हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। इसके बाद मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और पूरा दिन अपने क्वार्टर पर ही रहा। पूरा दिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज रात क्या होगा। अब तो मुझे शाम होने से भी डर लगने लगा था, लेकिन मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था और ना ही यहाँ से कहीं जा सकता था। ऐसे ही सोचते सोचते वो दिन भी बीत गया और एक बार फिर से शाम हो गई। मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ था। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि आज क्या होगा। तभी अचानक से मुझे मेरे क्वार्टर की छत से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ छत पर गिरी हो या कोई ज़ोर से छत पर कूदा हो। वो आवाज़ सुनते ही मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि ऊपर कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं। लेकिन ऊपर से किसी की कूदने की आवाज़ लगातार आ रही थी और उस आवाज़ से मैं सो भी नहीं पा रहा था। और आखिरकार मैं तंग होकर उठा और ऊपर देखने गया कि ऊपर कौन है। ऊपर जाकर मैंने देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा सामान गिरा था जिसकी आवाज़ आती। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं फिर से वापस आकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि चलो कल रात को कुछ नहीं हुआ। मेरी एक आदत थी कि मैं बिस्तर से उठते ही सबसे पहले शीशा देखता था, और आज जैसे ही मैंने शीशा देखा तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने देखा कि मेरे सर के बाल किसी ने बीच में से काट लिए थे। ये देखकर तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब अपने साथ हो रही इन घटनाओं से मैं पूरी तरह हार चुका था। लेकिन बात
यहीं रुकने वाली नहीं थी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे क्वार्टर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मैं अपने क्वार्टर की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया। आज पूरे 4 दिन हो चुके थे मेरे साथ ये सब होते हुए, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने घर को ठीक किया। उसके बाद मैं नहा धोकर ऑफिस चला गया और शाम को ही घर आया। घर आकर जब मैंने कपड़े चेंज करके चप्पल ढूंढी तो मुझे मेरी चप्पल कहीं नहीं मिली। अब तो ये मेरे साथ बार बार होने लगा। मैं अपनी चीज़ कहीं रखता और वो मुझे कहीं और मिलती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उस रात भी मैं डरते डरते सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले शीशा देखा। आज मेरे बाल बिल्कुल सही सलामत थे और मेरा घर भी बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन इतना होने के बाद अब मुझे यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इसलिए मैं पूरे क्वार्टर को चेक करता हुआ जब बाहर आया तो मैंने देखा कि क्वार्टर के बाहर बनी चौकी पर खून के छींटे पड़े थे। अब तो मेरे साथ हर बार अलग अलग घटनाएं हो रही थी और मेरी हिम्मत धीरे धीरे टूटती जा रही थी। मेरा अब कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ऑफिस भी नहीं गया। पूरा दिन यही सोचते सोचते बीत गया कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते फिर से शाम हो गई और फिर से मेरे दिल में डर घर करने लगा। मैं अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा था। तभी मुझे दूसरे रूम से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर दूसरे कमरे में झांक कर देखा तो दूसरे कमरे में वही बच्चा था जिसे मैंने उस रात अपनी साइकिल के पीछे बिठाया था। उसे देखते ही मैं पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए फिर से वही बात बोली। अंकल, आपने मुझे मेरे घर नहीं छोड़ा ना, अब आपको भी सुसाइड करना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं बस यही बोले जा रहा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम? लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरे मन में भी मरने के ख्याल आने लगे थे। जैसे ये शरीर मेरा था लेकिन दिमाग किसी और का था। यहाँ तक कि मुझे अब मरना अच्छा लगने लगा था। और ऐसे ही रोते रोते मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद अगले 2 दिन भी यही सिलसिला जारी रहा और आज 8वां दिन है मुझे इन सब चीज़ों से जूझते हुए। लेकिन आज मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ डायरी में लिख रहा हूँ। अब मेरे अंदर जीने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसलिए आज रात को मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा। मैं इतना तो जान चुका हूँ कि मेरे पीछे कोई आत्मा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो किसकी आत्मा है। क्या ये उस बच्चे की आत्मा है जिसे उस रात मैंने अपनी साइकिल पर बिठाया था, या फिर ये उस बूढ़े आदमी की आत्मा है जो उस रात मेरी साइकिल के पीछे था, या फिर उस लड़की की जो उस रात पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर रही थी। क्या ये कोई छलावा था जो अलग अलग रूप में मेरे सामने आया? रोहन ने वो डायरी पढ़कर साइड में रखी और भारी मन से घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। तभी रोहन के पास पड़ा वो लैंडलाइन फ़ोन एक बार फिर बज उठा।